जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है टॉपिक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सटेंशन है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये टॉपिक से डायरेक्ट कुछ नहीं आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वर्सेटाइल चैप्टर है, ठीक है, और सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर है। इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है वो मैं लास्ट ईयर दे आया था जीवन के बच्चों को, उसका आंसर आज तक नहीं है, ना दे सकते हैं। सही है, अपने टीचर को भी उन्होंने चेक कर लिया, तो उनको पढ़ाते थे सबको, आज नाम मेरा ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक चैप्टर है। चैप्टर खतरनाक इसलिए क्योंकि इसकी अप्रोच बड़ी खतरनाक है। अगर आपको अप्रोच नहीं पता होगा, अगर आपको पता नहीं होगा कि मेरे को कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। मजीद कहाँ बन गए? छोटे भाई तुमको मारा, ऐसा वाला हॉबी होटल है। तो चलो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैसा कि लोगों ने काफी डिमांड रखी है आयनिक इक्विलिब्रियम से पढ़ा। तो देखिए चक्कर ये है कि यहाँ पर हम हर आयन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, हर आयन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस से चलेगा ही आयनिक इक्विलिब्रियम। बाकी तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो भी सब्सटेंस अपने सॉल्यूशन में आयन दे सकते हैं वो सब इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, सही है, वो तो बहुत अच्छे से सीखेंगे और फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। और ईमानदारी से बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई चीज पढ़ने लायक है सही टीचर से, तो वो ये अगर आपने सही टीचर से नहीं पढ़ा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आगे खूब आता है दवा। उसका रीजन ये सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो किसकी वजह से करती है? आयन की वजह से। अब वहां पे आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी आपको, और वो आयन की कंसंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम से, आयन की कंसंट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम से क्या हुआ? क्लास के लिए आया था, बैठ गया। तो समझ में आया कि नहीं? तो वो चैप्टर जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उससे डायरेक्ट भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा मैथ्स का कॉलम, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन कुछ ना कुछ दे ही देता है। लास्ट ईयर एडवांस के पेपर, मतलब एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, इवन मेंस में भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको वाकई में आईआईटी में जाना है तो फिर आपको मालूम आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयन जो है कि उसको आईआईटी को बहुत पसंद है, सही है। तो बगैर इसके आप आईआईटी तक नहीं पहुंच, भूल ही जाओ, सही, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, है ना, उतनी ज्यादा आपकी सिलेक्शन और रैंक अच्छी आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक और इससे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन, बाकी सबसे भी एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये हैवी वेट है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है वो भी हैवी वेट है ना, ऐसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम भी हैवी वेट। तो इस पूरे चैप्टर में करना है, दिस चैप्टर डील्स विद दिस चैप्टर डील्स with the concentration of various types of iron. This chapter deals with the concentration of various types of ions at equilibrium
concentration of various types of ions at equilibrium. ठीक है ना? In the solution. आयनिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हम जो आयंस लाएंगे वो कहाँ से लेंगे, मुद्दे की बात आती है। तो एक्चुअली में जो हमारे सोल्यूट होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे शुगर है, शुगर टेबल शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, ये सब ये सब हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जहां पर हमारे लिए वाटर में डिसॉल्व तो हो जाते हैं बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी आयन, सो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनका सोल्यूशन ले भी लोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही, डायरेक्टली आयन प्रोड्यूस नहीं करते, हाँ इनकी प्रेजेंस की वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी आ जाए वो एक अलग है, इट्स अ डिफरेंट इशू। समझ रहे हैं कि नहीं? तो शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, अल्कोहल है, ये सब जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसी नाम से ही पता लग जाता है, केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। ये बोला है इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक्चुअली वो कंडक्ट कौन करता है? जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते वो नॉन बात है ना, नाम से ही हमें सब पता लग जाता है। इलेक्ट्रोलाइट है, अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में आप लिख सकते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस इन देयर सॉल्यूशन। मेरे को ऐसे लिखिएगा, जो सॉल्यूट होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में आप चाहे तो लिख सकते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस इनटू देयर सॉल्यूशंस। Substances which produces ions into their solutions. The substances which produces ions into their solutions are known as electrolytes. And non-electrolytes है which dissolves in water. Actually में हमारे यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है by default। अगर हम बात करें तो जब तक अंटिल अदरवाइज कोई दूसरा सॉल्वेंट मेंशन नहीं करेगा तो वाटर को ही सॉल्वेंट लिखने चलते हैं। तो सॉल्वेंट में वाटर हो गया, अब सॉल्यूशन में आयन आएंगे तो सॉल्यूट की बात करना जरूरी है। तो which dissolves in water but do not produces ions। But do not produces ions are non-electrolytes।
आयनिक से स्टार्ट। चलो 5-6 दिन रेस्ट भी कर सकते समझ आया नहीं? तो यहाँ पर हमारा जो है सॉल्वेंट वाटर होता है और सॉल्यूट पे बात डिपेंड करती है कि कौन आयन देने वाला है कौन आयन नहीं। अब ये जो इससे तो मतलब रहा नहीं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम में जो आयन देंगे उनसे मैं क्या लेना है, तो इससे तो हमें कोई मतलब रहा नहीं। अब हमें मतलब किसे इलेक्ट्रोलाइट, और इसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट भी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, दो तरीके। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होती है ये 1 होती है। कहने का मतलब अगर कोई AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट है और वो पूरा का पूरा अगर अल्फा उसकी 1 है तो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन अगर शुरुआत में सी थी तो ये A+ और B- में जाएगा, ये A+ और B- में जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तो निल हो जाएगा और ये C और ये C कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीट डिसोसिएशन लेते हैं अगर कोई हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो। ऑन द अदर एंड अगर हमारा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें अल्फा जो होती है वो लेस देन 1 होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। और अगर ये हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 है तो ऐसे केस में तो इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम का रिवर्सिबल हो गई है। तो अगर AB है इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो फिर ये A+ प्लस B- ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पर अल्फा के टर्म में C × 1 - अल्फा और ये C अल्फा और ये C अल्फा, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, देखेंगे हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है कैसे होती है, तो वो भी होगा। तो इक्विलिब्रियम को यहाँ पर जो है लिख सकते हैं C² अल्फा अपॉन C × 1 - अल्फा, C चलो बस लिखा जाएगा C अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। लेकिन इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन चेंज भी हो सकती है। रिएक्शन में जैसे आया नहीं उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। C अल्फा मिसप्रिंट C अल्फा स्क्वायर आएगा ना, ये C अल्फा मल्टीप्लाई C² अल्फा स्क्वायर आएगा। ये अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम से आना चाहिए,
इसे आना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम। जो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं? देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। वाटर के अंदर जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे ClHNO3 और HClO4, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? जैसे NaOH, COH, NaOH, KOH, CaOH whole twice, etc. Got it? और एक और हमारे जितने डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ऑल डिसॉल्व सॉल्ट्स, डिसॉल्व सॉल्ट्स का मतलब क्या है? जितने सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जो जितना डिसॉल्व होता है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग। अच्छा बताइए AgCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? AgCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो आपको पहले करा दी, हाँ बेनिफिट हो गया। एक आप भी करा लेना इसके मैं ध्यान से लिया और मैं तो अभी आज प्रैक्टिस कर दूंगा तो मैंने जो पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले वो सेम एज इट इज पैटर्न पे इसमें रेजोल्यूशन भी सीखी गई है, सेम पैटर्न। मुझे नहीं पता था देखिए फिर आपको भी देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। हमारा बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाने का बड़ा ही खतरनाक तरीका है। सोचो कि ग्राउंड को खत्म किया पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिछले 8 दिन, और वो अगर इनको पूरे साल भर बेनिफिट देगा, पूरे साल भर। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं बोलेंगे किसी से कि मुझे ये नहीं आता, क्यों भाई शिवम? अब आप हाथ खड़े नहीं करोगे कि मुझे ये नहीं आता। अच्छा मैंने ये चार्ट बनवाए थे, चार्ट बनवाए थे, मैंने चार्ट मुझे बनाने के अगर बच्चे खुद से सब कुछ कर लेते हैं तो क्या करेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एक ही चीज है, हर चीज है, हर एक रिएक्शन है, एक एग्जांपल या फिर कुछ क्या डिटेल है वो सब दे देते हैं।
अच्छा मैं कहता था मैं बच्चों के हाथ से बनाता हूँ। अब ये चीज जो है ना, ये चीज है ना, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है ना, लेकिन ये चीज बच्चों से अगर एक बार उनके हाथ से बनवाई जाए ना तो वो उनके हाथ से थ्रू हो जाता है। कम से कम 15 लेक्चर लग जाएंगे इसको बनाने में। हमारे लोग सोचते हैं 15 लेक्चर का और लेक्चर प्रिंटेड होगा। नहीं तो 7-8 लेक्चर तो मेरे भी लगे, और कभी कभी तो अपन 6:30 या 7 बजे से 9, 9:30 पौने 10 तक पढ़ा। और ये मैंने पहले इसलिए करा दिया तो हमारे बच्चे ठीक है ये कहाँ तक घोटे मारेंगे बेचारे है ना, तो मैं कहा ये जितनी ज्यादा बार इसको पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा इनका अच्छा काम होगा। तो उसका फिर अब अभी क्या है, अभी मैंने केवल इनको बस एनसीईआरटी से पढ़ाया है ना, अब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा सारे रिएक्शन को याद फिर कैसे करना है। फिर उसमें याद करने का कुछ नहीं है सच है ना, रिएक्शन जो है वो कुछ इंटरमीडिएट को बिलोंग करती है, तो वो कैटेगरी है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल, मोलकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, कूलेमॉन, ये सब कुछ रिएक्शन 10 रिएक्शंस हैं ऐसी जो उसको बिलोंग करते हैं। फिर कुछ कार्बोकैटायन को बिलोंग करते हैं, कुछ इसको बिलोंग करते हैं, कुछ इसको बिलोंग करते हैं। तो आईआईटी वाला भी पार्ट इनका थोड़ा सा रोक लिया है। मैं कहा पहले इसको रटो, जब तक तुम उसको रटोगे तब तक हम फिजिकल पूरी समेट देंगे, ठीक है। हाँ चीज पुरानी होती जाएगी, इनको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब से भाई देखो केमिस्ट्री में फुल मार्क्स नहीं थोड़ी आ जाएंगे, उसको बेसिक क्लियर करना है और इनके तरीके से तो नहीं आते। आज का जमाना सिर्फ पढ़ाई का नहीं, आज का जमाना जो है वो मैनेजमेंट इसका है, मैनेजमेंट। अभी अपन ने एक नया कोर्स प्रिपेयर किया है, पीएमएस, प्रिपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। ठीक है, अभी हमारे ये डिजाइन किया है, और फिर डिजाइन किया तो इसका मतलब अगस्त तक लॉन्च होगा, क्योंकि कोई भी कोर्स डिजाइन करता है लेकिन वो हर उस बच्चे के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है वो अपने मैनेजमेंट, ठीक है। और मेरे को पोस्टिंग की इसकी कोई खास नहीं रखनी है, जस्ट लाइक 3,500 3-4 हज़ार रुपये की मतलब कॉस्टली नहीं रखूँगा। ये जो है इससे पहले वाला जो हमारा एक सिस्टम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें 2,000 लेकिन उतना लर्निंग मैनेजमेंट कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है नहीं है, उसको उसी का बच्चा है, तो कम से कम बच्चों को पता तो लगे कि प्रिपरेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट को पूरा का 6 वीक का है, प्रिपरेशन मैनेजमेंट हमारा 2 वीक का होगा। 2 वीक में आपको प्रिपरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अभी चल रहा है, अभी इनिशियल स्टेजेस काय का कोर्स स्मार्ट फिजिकल का ना 1 महीने में खत्म हो, अभी आए नहीं पूरा चिपक गया तो 1.5 महीना मालूम। नवंबर तो बहुत दूर है, नवंबर में कितने महीने हैं, कितने महीने हैं अभी देखो खत्म होता है। यहाँ पे तो आपको सब आता है ना, मैं तो केवल वो बिखरे हुए मोती उनको माला में भिगोना हो, धागे में डालो बस, बाकी से तो आपको आता है। तेजी से बताओ ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो ठीक है ना। आप बोलो दोनों स्ट्रॉन्ग या वीक का क्यों, अरे यार इलेक्ट्रोलाइट है नहीं पहले तो बताओ। हां आप बताओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उन्होंने बोला प्रेसिपिटेट होता है, आप बोलो, आप बोलो, आपने पढ़ा नहीं तो आपसे कुछ बोल नहीं जी, आप बोलो जी, आप बोलो, आप बोलो शायद वाला है, 2 आंसर है या नहीं, बात करो। अच्छा आपको जान के बहुत खुशी होगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
इसमें सब एक एक बार पढ़ चुके हैं, आलूसी को छोड़ सारे लोग एक एक बार पढ़ चुके हैं। और मैंने आपसे बताया भी था, जिस दिन आपको इसकी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी कि AgCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसी दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। याद है? वो केस भी वगैरह मालूम पड़ेगा डिटेल में, केस भी वगैरह मालूम। हाँ पढ़ाएंगे वो, पढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैंने उस समय भी बताया होगा जब मैंने पहले पढ़ाया था। हर आदमी से पूछता हूँ मैं क्वेश्चन। मेरे पास टीचर इंटरव्यू देने आते थे, आज भी आते हैं, तो मैं उनसे बस इतना पूछता हूँ, अच्छा आईने में बदलना इंटरेस्टेड बताओ AgCl जब तक इलेक्ट्रोलाइट नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं। तो भाई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, AgCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सही हो, टीचर लोग के हाथ कांपते हैं इसको पता नहीं क्यों है। मैंने अभी क्या बोला, जितना डिसॉल्व होगा उतना डिसोसिएट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट है तो क्या हो गया, कम डिसॉल्व होगा, सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा। ऐसे तो क्या NaCl का भी तो सैचुरेशन आता है, 1 लीटर पानी में 10 किलो NaCl डालो, फिर देखो पूरा डिसॉल्व होता है कि नहीं। वाटर के बाहर आएगा तो वो भी सैचुरेशन के बाद प्रेसिपिटेट करेगा, सैचुरेशन के बाद प्रेसिपिटेट ये भी करता है। तो रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेट करता है, सैचुरेशन वाले करता है। वो प्रेसिपिटेट इसलिए होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो पर लीटर में सॉल्युबल उतना नहीं है जितना NaCl है। तो हमने सॉल्युबिलिटी की बात तो की नहीं, हमने तो ये पूछा आपसे बताओ AgCl को अगर ट्रीट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह करेंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह करेंगे। एक बार क्वेश्चन आ चुका है IIT में, छाटो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं। रियल से क्वेश्चन IIT चेन्नई ने पेपर बनाया था, उसने सब्जेक्टिव में 10 इलेक्ट्रोलाइट लिखी है, 9 लिखे थे, और उसने कहा बताओ इसमें छाटो कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाइब्रिड का 34 मार्क्स का सॉल्यूशन गलत था इस बार। बेटा इनसे पूछो, सॉल्यूशन में एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, जो सबसे होता है कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तक भी कोई दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन तक भी, एक फिजिक्स एक मैथ्स एक केमिस्ट्री, वो दिक्कत नहीं। इतना प्लस माइनस चलता है इंस्टीट्यूट के लिए, बच्चे के लिए वो नहीं चलता, इंस्टीट्यूट के लिए बिना प्लस माइनस। ये क्या है, टीचरों के घर चक्कर हो, आते ही नहीं उस लेवल का। IIT ने जिस दिन अपनी औकात दिखाई उसी दिन ढेर हो जाएंगे, और इस बार दिखाए तो ढेर हो गए। देखो क्या है, अगले 4 दिन में आपका एडमिशन नहीं लेगा, देखना। आओ, मार्केट का सीन बदलने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता। गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। वो बच्चे का है, वो बच्चा फर्स्ट रैंक का मटेरियल रहा होगा और इनकी वजह से उसकी 30 आ गई। जब इनके 34 नंबर के गलत हो गए तो उसके भी इतने हो गए। कहाँ 1 कहाँ 30 काउंटिंग ही में नहीं है। हाँ काउंटिंग इनका कॉम्पिटिटर अलग थोड़ी है, रेजो लेंगे दूसरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, इनका कॉम्पिटिटर अलग नहीं है, इनका एक ही कॉम्पिटिटर है। मैं भी नहीं होगी इनका, वो है भगवान को कैसे फेंट के खाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात है। आप किसी से पूछना जिसने आईनी पढ़ा रखा हो या कुछ कर रखा हो,
अगर हमारा स्टूडेंट रहा है, हमारे कॉलेज में रहा है, तो तुम सबसे पहले इसी बात को बुलाएंगे। खैर चलो कोई बात, आपको तो पता होना चाहिए, अब आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। बता दो किसी को, मुझे बताओ ये क्या होता है, आपको वैसी बात करता हूँ तो बता, तुम जवाब करके बात तो आओ क्या जरा बताओ यार क्या होता है। ये सबका पढ़ा हुआ है, और आप जब पढ़ लेगा वहां पे पूछ लेना। खैर आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। इसी में जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उससे कोई मतलब नहीं, आर्हेनियस संकल्प है, उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की थ्योरी दी, उसको आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। Arrhenius theory of electrolytic dissociation. Arrhenius अंकल का कहना था, चाहे वहां कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक, वैसे हम उसको वीक की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम 10 की पावर 100 10 की पावर 200 होता है, ऐसा होता है, सही, जिसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। तो आर्हेनियस अंकल ने बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन बिटवीन डिसोसिएटेड एंड नॉन डिसोसिएटेड फॉर्म्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यही इनका थ्योरी है। तो लिख लीजिए, according to this theory, there exists, according to this theory, there exists a dynamic equilibrium, in between dissociated and non-dissociated forms, in between dissociated and non-dissociated forms of an electrolyte। जैसे ये भी हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर A प्लस B माइनस, तो ये फॉर्म हमारी कौन सी है, नॉन डिसोसिएटेड। और ये फॉर्म हमारी कौन सी है, डिसोसिएटेड। समझिए इस बात को, ये दोनों एक्वस फेज में है, ध्यान रखिएगा, ये डिसॉल्व हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, सारा का सारा डिसॉल्व हो चुका है, उसका जो डिसॉल्व हुआ उसका कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ। तो ये भी एक्वस फेज में, ये भी एक्वस फेज में, और ये भी। तो इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम होने से यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की कुछ वैल्यू आएगी। ये जो के इक्विलिब्रियम आएगा, ये आएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB आएगा। अब आपकी इनमें इसकी कंसंट्रेशन अगर C रखी है तो ये हो जाएगी C to 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगी C अल्फा, और ये हो जाएगी C अल्फा। और चाहो तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी लिख सकते हैं, जो अपन ने लिखी थी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर अल्फा टेंड्स टू 1 होगा तो के इक्विलिब्रियम टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो वो टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या, 10 की पावर 100 क्या है, 100 है,
जो अपनी अप्रोच से बाहर वो इंफिनिटी की बात करते हैं। जहाँ हम जा नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ गए? तो यानी कि सारा का सारा खेल अल्फा का है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं? तो चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, एक तो अपना नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे अल्फा जो है डिपेंड करती है। कैसे? आपको पता है, जैसे जैसे हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर इंक्रीज करेगा वाटर के अंदर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो जैसे जैसे परसेंटेज आयनिक करेक्टर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। लेकिन आपको, चलो ठीक है, ये बात तो आपको पता है, लेकिन आपको जान के बेहद खुशी होगी कि ये बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। हालांकि हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट फिक्स होता है वाटर, लेकिन सॉल्वेंट चेंज भी किया जा सकता है। तो ये आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे करती है? एक एग्जांपल देके आपको समझ। एग्जांपल लीजिए, आप बताइए HCl और CH3COOH में कौन वीक है? ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, एसिड है वाटर सॉल्वेंट के अंदर, और ये हमारा वीक एसिड है। लेकिन कहाँ पे? वाटर सॉल्वेंट है। यहीं पे अगर हम एक NH3 सॉल्वेंट ले लें, सॉल्वेंट चेंज नहीं किया, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है कि CH3COOH अपने माथे पे लिखवा के आया कि मैं तो हमेशा वीक रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी बिल्कुल मत करना, देखो लो बिल्ली पर गलतफहमी करके समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अच्छा, हम जनरली बात करते हैं किसकी? वाटर की। ठीक है, लेकिन क्या CH3COOH हमेशा भी सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा? नहीं, इसमें सॉल्वेंट का भी रोल होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया, इसके लिए बताया। चूंकि हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप तो जानते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी, B is converting into A plus plus B minus, इसका कुछ इक्विलिब्रियम था। अब आप सोचिए, अगर डिसोसिएशन रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा तो अल्फा भी अफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जानते हैं कि वो एक किरचॉफ इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम 2 upon K equilibrium 1 is equal to delta H of reaction upon R into 1 upon T1 minus 1 upon here T1 is greater than, here T1 is less than T2 is greater than, ठीक है?
यहाँ पर सीधा सीधा डिसोसिएशन रिएक्शन है, तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, यू कैन मेक डायरेक्ट कमेंट ऑफ इट. First factor, second factor, third factor. फोर्थ फैक्टर हमारा आता है टेम्परेचर के बाद डाइल्यूशन. इसको तो मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, मैथमेटिकली भी डिराइव कर सकते हैं कि डाइल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है. सही है. तो अगर आप देखिए तो वैसे तो सीधी सीधी बात है कि पोस्ट मोल डाइल्यूशन जो है कि जैसे जैसे हम क्या है डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, जो अल्फा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो बढ़ती जाती है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं. तो डाइल्यूशन के लिए वैसे तो लो है पोस्ट मोल डाइल्यूशन. According to the law, as dilution increases, for a weak electrolyte, its degree of dissociation also increases. Its degree of dissociation also increases. And at infinite dilution, and at infinite dilution, the strong electrolyte, the weak electrolyte behaves as a strong electrolyte. The weak electrolyte behaves as a strong electrolyte. जो भी हमारा weak electrolyte होगा वो स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लगेगा. वैसे तो ये ओस्वाल्ड अंकल की कहानी थी, लेकिन हमें ये बात वैसे भी पता है. हम चाहे तो ओस्वाल्ड के बगैर भी मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? अभी भी मैंने आपको बताया था कि एक इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी क्या? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस. अब इसको ऐसा क्वाड्रेटिक लिख लें अगर अपन, तो ये आ जाएगा k इक्विलिब्रियम माइनस k इक्विलिब्रियम इनटू अल्फा माइनस C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो जैसे जैसे अल्फा डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा कि 1 होगा? 1 होगा. तो अल्फा टेंड्स टू 1 होगा. 1 हो. हाँ, और अगर अल्फा टेंड्स टू 1 होगा तो आप इसको यहां पर जरा सॉल्व करो.
या ऐसे मान लो, अल्फा से नहीं सोच पा रहे, ऐसे मान लो कि जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा कंसंट्रेट टू जीरो का कंसंट्रेशन भाई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हूँ। तो अल्फा अगर एक बार 1 आ गया तो क्या हो गया? ये तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ये सेल्फ प्रूवन है, मैथमेटिकली भी प्रूवन है, उस वाले की जरूरत नहीं है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें चार मार्क्स की। और एक और चीज पे बात डिपेंड करती है, और तो एक बात, एक और बात पे भी डिपेंड करती है जिसका नाम है कॉमन आइडेंटिटी। हाँ, तो रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, तो पर्टिकुलर का मतलब क्या है? ए बी कोई सॉल्यूट है, तो उसमें एक आयन ए का है और एक आयन बी का है, तो जो इक्विलिब्रियम लिखा है वो उसी रिएक्शन में है। अगर मान लो A2B होता सॉल्यूट तो अलग